नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। पहली बार ऐसा माहौल रहा कि लोग नए साल के आने से ज्यादा पिछले साल के जाने से खुश दिखाई दिए। तमाम लोग तो 2021 की बधाई की जगह 2020 की विदाई की बधाई देते सुने गए, और ऐसा क्यों, किसी को बताने की फिलहाल जरूरत नहीं। बहरहाल 2020 की आफतों, जख्मों, जुल्मों और कैद से रिहा हुए जनमानस ने न्यू ईयर 2021 का जोरदार स्वागत किया है। कोविड गाइडलाइनों और प्रतिबंधों के चलते सीमित आयोजनों के बीच लोगों ने न्यू ईयर का जश्न मनाया। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एकत्र होकर घर परिवार कॉलोनियों में केक काटे, डांस किए तो रोचक खेलों के जरिए नए साल का स्वागत किया। नए साल पर रात जहां म्यूजिक, डांस, मस्ती का धमाल रहा, तो वहीं सुबह घंटा घड़ियालों, पूजन अर्चन का आध्यात्मिक माहौल रहा। नए साल की सुबह आशा की किरण बनकर आई। बीत गई सो बात गई के भाव से नई उम्मीद, नई उमंग, नई आशा के साथ लोगों ने मंदिरों में मत्था टेका। लालडीगी क्षेत्र स्थित बड़ा गणेश मंदिर, चौक क्षेत्र स्थित दक्षिणमुखी देवी के मंदिर, भौरनाथ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आस्थावानों ने नव वर्ष की मंगल कामना के साथ दर्शन पूजन किया। अमन आ जोड़ो। इस दौरान 2020 की टीस के साथ 2021 से उम्मीद तक की बातें लोगों ने साझा की। बच्चों ने स्कूल खुलने की तमन्ना जाहिर की तो बड़ों ने कामना की कि 20 पर 21 न पड़े 2021, महामारी खत्म हो, सामान्य जनजीवन शुरू हो सके। जोश के साथ करना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि ये साल अच्छे से बीतेगा बहुत, और भगवान गणेश भगवान का आशीर्वाद लेके शुरुआत कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सारा देश हमारा आगे निकले और हम लोग भी इसी के साथ आगे निकले। धन्यवाद। 2020 जो बीता है एक हमारे लिए सबक ही दे के गया है कि लोगों को संयम से रखना सिखाया, और लोगों एक दूसरे का सहायता करना भी सीख गए। और कष्ट भी हुआ कि कितनों ने अपने को खो दिया, लेकिन जो बचे हुए हैं हम सोचेंगे कि उनको ढेर सारा गणेश भगवान का आशीर्वाद मिले, उनकी दुआ मिले कि ये साल उनके लिए और भी अच्छा से बीते और अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ रहें। दर्शन करने आए कि ये नया साल बहुत अच्छे से बीते और इसमें ये सब वायरस आए ये सब ख़त्म हो और साल बहुत अच्छा हो। और ये भी चाह रहे हैं कि अब ये स्कूल स्टार्ट हो और हम लोग जाएं पढ़ने, मिले दोस्तों से और सबके साथ बात करें, पढ़े लिखें और अच्छे से अब फिर जीवन शैली चले, अब सब अच्छा हो जाए। कुछ नहीं, पहले सबसे पहले भगवान जी को हम लोग दर्शन करने आए हैं। दर्शन करके जाएंगे घर पे, सारी फैमिली आएगी, पार्टी करेंगे घर पे।
यही होगा हम लोग का न्यू ईयर्स। अफसोस मेरे को तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरे को फैमिली टाइम मिल गया। मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया, बच्चा देख लिया मैंने, सब कुछ अच्छा ही रहा मेरा। लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा रहा। भगवान से जो मांगा है वो अपने लिए मांगा है वो सबको बताएंगे थोड़ी। पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। पिछला साल बहुत ही मतलब बुरा रहा, पर तभी भी हम लोग को अब अच्छी शुरुआत करनी चाहिए कि हम लोग सही जीवन जी सके। और पहले वाला भी हमें बताया है कि कैसे हमें संघर्ष करना चाहिए, कैसे क्या क्या करना चाहिए, बहुत चीज़ें सिखा दिया है वो। तो इसलिए हमें ये साल अच्छी सी शुरुआत करनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना आए। जैसे कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो इसके वजह से मेरी पढ़ाई बहुत कुछ छूट गया। जितना मुझे करना था वो सब नहीं हो पाया, पर यही मानती हूँ कि जो साल आया है वो अच्छे से हो जाए, पढ़ाई वगैरह सबकी कुछ ना छूटे और सब कुछ अच्छे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट को वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के निवासियों को जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उपलब्ध कराए गए आवासों में रसोई घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, पानी व बिजली की व्यवस्था रहेगी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जा रहे आवासों में कंस्ट्रक्शन का कार्य कम होगा। इसमें ईंट गारे की दीवारें नहीं होंगी। इसमें प्रीकास्ट कंक्रीट का उपयोग किया जाएगा। इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर घर की मैपिंग कराई जाएगी। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने समस्त इंजीनियरिंग विद्यालयों से अनुरोध किया कि इंजीनियरिंग के छात्रों की टीम बनाकर जहां जहां लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आवास बनाए जा रहे हैं उन साइटों पर भेजें, जिससे वे छात्र कुछ सीख सकें। प्रधानमंत्री ने बताया कि आवासों को बनाए जाने के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज को आमंत्रित किया गया है। इसके अंतर्गत आवासों को आधुनिक तकनीकी एवं इनोवेटिव आइडिया से बनाया जाएगा। इसी क्रम में NIC आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट गृह निर्माण वर्ग में मंजू देवी पत्नी सुशील कुमार नगर पंचायत अजमतगढ़ को ऑनलाइन सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश में 3 लाभार्थियों द्वारा बहुत अच्छे मकान एवं कम समय में बनाया गया था, जिसमें श्रीमती चंद्रावती लखनऊ, श्रीमती मंजू देवी आजमगढ़, राजेंद्र हापुड़ उत्तर प्रदेश का चयन किया गया था, जिसमें से आज आजमगढ़ के अजमतगढ़ नगर पंचायत की श्रीमती मंजू देवी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी श्रीमती संजू देवी ने बताया कि हमारे पास कच्चा मकान था, बरसात के मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कच्चा मकान था, अब बारिश में भीगने की भी चूने लगता था, और कोई बच्चे भीगने लगते थे। बारिश आनी तूफान की आने लगती है, उसमें दिक्कत परेशानी होती थी। अब हमारा मकान बन चुका है, अब कोई बात की दिक्कत परेशानी नहीं है। हमारे परिवार हम भी खुशी से हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाया करती है, और इस बात की सच्चाई आपके सामने यह खबर लाएगी। जी हाँ, एक 60 वर्षीय महिला जो कोयम्बटूर तमिलनाडु से भटकते हुए जनपद आ गई और अर्धविक्षिप्त हालत में यहाँ अपने 3.5 वर्ष इस आस में बिता दिए कि एक न एक दिन वह अपने घर जा सकेगी, अपने लोगों से मिल सकेगी। उसकी इस आस को पूरा करने के लिए DIG सुभाष चंद्र दुबे को ईश्वर ने मसीहा बनाकर उनके सामने रख दिया। उनके अथक प्रयास से महिला की पहचान संभव हो सकी और अब वह अपने दामाद के साथ शनिवार को गोरखपुर से तमिलनाडु के लिए रवाना हो जाएंगी। आपको बता दें कि पति की मौत के बाद मानसिक रूप से वह अस्वस्थ हो गई और कोयम्बटूर से किसी तरह आजमगढ़ आ गई। बच्चे इनको परेशान किया करते थे, इनको यहाँ की भाषा नहीं आती थी और यहाँ के लोगों को इनकी तमिल भाषा भी नहीं समझ आती थी। ऐसे में ये कैसे अपने 3.5 वर्ष यहाँ बिताए, यह सोचा जा सकता है। इनके ऊपर आजमगढ़ के DIG की नज़र पड़ी तो इनके बारे में पता उन्होंने लगाना शुरू किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। DIG आजमगढ़ को एक डॉक्टर के बारे में पता चला कि उनको थोड़ी बहुत तमिल आती है और उन्होंने बुलाकर इस महिला से बात करवाई, जिसमें इस महिला ने
अपने दामाद का मोबाइल नंबर बताया और फिर क्या था, दामाद संतोष यहाँ आ गए अपनी सास को लेने के लिए। इस पूरे मामले में पुलिस का कार्य सराहनीय रहा और विशेषकर डीआईजी का मानवता की यह बड़ी मिसाल पेश की गई है आजमगढ़ पुलिस के द्वारा। लगभग 11 माह पूर्व जब मैंने डीआईजी आजमगढ़ के रूप में यहाँ पर ज्वाइन किया था, तो मेरे आवास के बाहर ज्वाइन करने के लगभग 1 हफ्ते बाद मेरी नज़र एक मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब महिला पर पड़ी, जिनके साथ बहुत सारे सामान जो कबाड़ के सामान होते हैं वो पड़े हुए थे और जिनसे ज़्यादातर बच्चे उनसे एक प्रकार से उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन पर रहे थे और महिला कुछ बोल रही थी, लेकिन चूंकि वो हिंदी या अंग्रेजी में कम्युनिकेट अपनी बातें नहीं कर पा रही थी, कुछ विचित्र भाषा बोल रही थी, तो मेरे द्वारा ऑफिस के स्टाफ से पूछा गया कि ये कौन है। तो जो लोग कुछ जानते थे उन्होंने बताया कि महिला काफ़ी दिनों से ही आजमगढ़ में ही घूमती टहलती रहती हैं, अक्सर डीआईजी और कमिश्नर आवास के बाहर आती जाती रहती हैं और ये भाषा कोई साउथ की बोलती हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते। मेरे द्वारा प्रयास किया गया, उस समय बात की गई इनसे, मैं भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजी में भी कंफर्टेबल नहीं थी। बात से मुझे थोड़ा सा टोन से लगा कि तमिल भाषा है, तो तमिलनाडु के कुछ फिल्मी एक्टर्स या पॉलिटिशियंस जो थे उनका नाम लेने पर ये काफ़ी सहज महसूस की और उनके नाम पर एक संवाद शुरू की। तो उसके बाद मैंने इनको भोजन वगैरह दिलाया, एक सिलसिला चला, ये अक्सर वहाँ जाती रहती थी और संवाद का तरीका भी केवल इतना ही था। उस समय मैंने कोतवाल को यहाँ फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर अगर कोई नारी सेवा संस्थान हो या कोई भी इस प्रकार के अनाथ आश्रम हो कि जहाँ पर इनको प्रॉपर वे में रखा जा सके, जहाँ इनको भोजन पानी मिल सके। कोरोना पीरियड में भी ये अक्सर वहाँ दिखती थी, तो मेरे द्वारा उस समय बोला गया, कोतवाल ने व्यवस्था कराई अपने लेवल से, लेकिन ये प्रायः या हॉस्पिटल या जहाँ भी किसी ऐसे सेंटर्स में लाई जाती थी, फिर वहाँ से दूसरे तीसरे दिन निकल देती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी कड़ी में पिछले लगभग 2 माह पहले फिर से इनको उसी अर्धविक्षिप्त स्थिति में पाने पर मैंने कोतवाल से बात करके कहा कि इनकी कोई परमानेंट व्यवस्था कराएं। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी, इंस्पेक्टर कोतवाली ने प्रयास किया, वाराणसी, गोरखपुर, हर जगह की आश्रम जो जहाँ पर महिलाओं से संबंधित रुकने की व्यवस्था थी, प्रयास किया, सफल नहीं हुई और अंत में पुलिस थाने में ही इन्होंने एक कमरे में इनके लिए व्यवस्था कराई। लगातार पुलिस वालों की एक तमिल अम्मा के रूप में ये लगातार यहाँ पर रही। सारे पुलिस वालों से भी इनको आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों से सहज हैं, अच्छे से बात कर लेती हैं। उसी कड़ी में ससाई यहाँ पे जितेंद्र हैं, जितेंद्र से भी काफ़ी सहज हैं, जिनके बारे में ये अपनी भाषा में समझा रही थी कि इनसे फ़ोन पर भी बात करा देते थे, अन्य लोग अगर इग्नोर भी करते थे तो एक पुलिस परिवार के रूप में ये आप कह सकते हो कि थाना कोतवाली में धीरे धीरे लोगों से एक अपनत्व का भाव इन्होंने रखा। उसी कड़ी में पुलिस के अनथक प्रयास के बाद, क्योंकि लगातार मेरी भी ये चिंता थी, मैं लगातार इस चीज़ को कहता था कि इनको सर्च किया जाए कि ये कहाँ से हैं, परिवार तक पहुँच सके। उसी कड़ी में यहाँ पर जो प्रताप डायग्नोस सेंटर है, वहाँ डॉक्टर सिद्धांत हैं जो उसके एमडी हैं, वो संभवतः मेडिकल का कोर्स उधर से किए हैं, इस कारण वो तमिल भाषा भी थोड़ा जानते हैं। उनसे बातचीत के क्रम में थोड़ा बहुत इनके बारे में उनको जानकारी मिली। इनको कोई नंबर याद था, इन्होंने नंबर बताया, उस नंबर के द्वारा इनके जो दामाद हैं संतोष, उनसे संपर्क हुआ। फिर उनसे पुलिस ने प्रयास करके सारे डिटेल शेयर किए और उसी कड़ी में फिर संतोष को यहाँ बुलाया गया। संतोष ने फिर इनका नाम और इनके बारे में डिटेल बताया। इनका नाम श्रीमती नागलक्ष्मी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सेनवग मूर्ति, आरओ नरीनपुरम, थाना आलमदुरई, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तमिलनाडु है। ये लगभग 55-57 वर्ष की हैं और इनके पति की लगभग 4-5 साल पहले डेथ हो गई थी। उस डेथ के बाद ये मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हुई। इनके 2 बेटियां हैं, जिनमें मंगला चेलवी जो संतोष की पत्नी है और दूसरी पुत्री सत्यप्रिया है। इनके कोई बेटा नहीं है। ये लगभग 2017 की समर वैकेशन के समय से, यानी 2017 की गर्मियों से घर से मिसिंग है। वहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करते हुए ये कहाँ से भटकते हुए यहाँ पहुँची थी और पिछले 1 साल से तो मैं ही इनको देख रहा हूँ और हमारे ऑफिस स्टाफ का कहना है कि उसके पहले 2 साल से देखी जा रही, 3-3.5 साल से तो आजमगढ़ में ही थी।
तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा यहाँ के इंस्पेक्टर को, कृष्ण कुमार गुप्ता को भी, और SSI को भी, जितेंद्र को भी, CO साहब को भी, यहाँ की लोकल पुलिस को भी, कि लोगों ने एक बहुत मेहनत करके, इसको मैं चमत्कार ही कहूँगा, कि जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब महिला, जो पूरी तरह से यहाँ का कुछ जानती भी नहीं थी, लोकल भाषा में सहज नहीं थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से सकारात्मक रूप से भगवत कृपा इनके ऊपर रही कि अंत में पुलिस ने अपने प्रयास से इनको, इनके परिवार को ढूंढ निकाला। और इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर यू बिलोंग्स टू? My name is Santosh, Tamil Nadu, Coimbatore. Okay. My mother-in-law missing 3 years 3 years ago. So how do you know where she is and how you find her in Azamgarh? Azamgarh police contact you. How you find it? Tell about the whole story. they asking how you got information about her, how you got information about your mom, How do you know that your mother-in-law is? how you came here. Yeah. Yes sir. Tell how you come here. Azamgarh police told you about her location. 2021 का पहला दिन, शुक्रवार, समय दिन के 12 बजे, स्थान शमशान घाट, कार्यक्रम प्रेस वार्ता। जी हाँ, इस प्रेस वार्ता को आयोजित करने वाले हैं लाल बिहारी मृतक, जिनके जीवन पर फिल्म कागज 7 जनवरी को रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही उन्होंने फिल्म के निर्देशक सतीश कौशिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि 18 साल तक वह खुद को जिंदा साबित करने के लिए शासन प्रशासन से लड़ते रहे, और जब अब उनके जीवन पर फिल्म बन रही है तो फिल्म के सभी अधिकार सतीश कौशिक ने अपने पास रखकर उनको एक बार फिर से मृतक बना दिया है। इस कारण से वह राजघाट पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लाल बिहारी मृतक ने कहा कि 7 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म कागज के निर्देशक सतीश कौशिक भाई भाई कहकर उनके साथ विश्वासघात किए। एग्रीमेंट की कॉपी मांगने पर भड़क उठे, मेरे साथ धोखाधड़ी की गई, मुझे नीच, लालची, अछूत, ब्लैक मेलर कहकर अपमानित कर हत्या कराने और मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी गई है। उन्होंने बताया कि सतीश कौशिक 2003 में इम्तियाज हुसैन फिल्म राइटर के साथ घर आए थे, फिल्म पर काम शुरू कर दिए, बार बार मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, आजमगढ़, सीतापुर बुलाते रहे। मेरा पूरा परिवार 18 साल से साथ देकर सहयोग करता रहा। कागज फिल्म में मेरा लिखा 2 गाना भी है। संघर्षों की कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर किसान बुनकर की जगह बैंड बाजा वाला बनाकर प्रस्तुत किया गया और लाल बिहारी मृतक की जगह भरतलाल मृतक बताया गया। मेरे लिए अछूत शब्द का प्रयोग किया गया है। फिल्म एग्रीमेंट की कॉपी बार बार मांगने पर हिला हवाली करते रहे, एक बार भी मुझको फिल्म की कहानी नहीं सुनाई। उन्होंने कहा कि फिल्म पर रोक लगाने और सतीश कौशिक पर कार्रवाई के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाकर न्याय की मांग करेंगे। कि मुझे तो सरकार ने मृत घोषित किया था, मैं लगभग 18 वर्ष के बाद जिंदा हुआ। अब मुझे सतीश कौशिक मेरे सारे अधिकार को ले लिए हैं। मेरी कागज़ फिल्म जो बना रहे हैं उसमें एग्रीमेंट करा लिए, इसलिए मैं प्रेस वार्ता बुलाया हूं, आप लोगों से कह रहा हूं कि मेरे सारे अधिकारों को लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी अन्याय किया है। और जब मैं एग्रीमेंट की कॉपी मांगा तो कहे कि आपको नहीं मिलेगी, मैं आपकी पूरी जीवन ले लिया हूं और मैं इसको बेचूंगा, जो चाहूं करूंगा, आप इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए बड़ा दुखी होकर कि मेरी लड़ाई मीडिया के लोग लड़े हैं और मैं कैसे उभरा हूं, लेकिन फिर मैं जाते जाते 45 वर्ष में फिर एक फिल्म निर्देशक के यहाँ फंस गया और मेरे सारे अधिकार को उन्होंने ले लिया। क्या अधिकार आपका ले लिए? सतीश कौशिक ने एक मतलब वो जिसमें गाना लिखे थे और एग्रीमेंट हमसे कराए थे कि हम आपकी फिल्म बनाएंगे, लेकिन वो एग्रीमेंट में सारे अधिकार को ले लिए हैं, लिखवा लिए हैं। और जो इंग्लिश में लिखा था, हम लोग इंग्लिश जानते नहीं, हिंदी भी पूरी नहीं जानते हैं। तो ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा अन्याय हुआ है। अब इसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आवाज़ उठाइए और मैं उच्चतम न्यायालय तक जाऊँगा। इसके लिए आशंका है आपको कि क्या नुकसान हो सकता है? मेरा नुकसान इसलिए हो जाए कि लड़ाई मैं लड़ूँ, सारे अधिकार को ले लेंगे, मेरी एक किताब की रॉयल्टी ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्री की रॉयल्टी ले लेंगे, फिल्म की रॉयल्टी ले लेंगे। मतलब वो कुछ मैं नहीं कर सकता,
और न मेरे परिवार वाले कुछ कर सकते हैं। और वो जो ऐसा काम किए हैं, जो धोखाधड़ी जो हुआ है सबसे ज़्यादा, जो फर्जी नोटरी वैन हल्फी करा लिए हैं और हम लोग से दस्तखत कराए लखनऊ में और नोटरी कराए जाकर बम्बई में, तो ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो ये बताइए, जो आपने दस्तखत किया होगा तो उसको पढ़ा नहीं कागज? नहीं, हम उनके पर पूरा विश्वास रखते थे। हमारा उनका संबंध 2003 से चला आ रहा था और हमारा पूरा परिवार, हम भी पूरी मदद करते थे, सारे परिवार उनकी मदद करते थे फिल्म में। और वो हमेशा हमको भाई भाई कहते थे। मैं क्या जानूं कि भाई के रूप में वो दूसरे राजदूत आकर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ अन्याय करेंगे। तो कब आपकी फिल्म जो आपके जीवन में बनने वाली, कब रिलीज हो रही है? ये इसी 7 जनवरी को रिलीज हो रही है। कौन कौन उसमें किरदार में हैं और किस तरह से? अब तो देखिए, उसमें पंकज त्रिपाठी हैं और कौशिक भी हैं और हीरोइन शायद मोनल गज्जर नाम की हैं। और ये फिल्म जब मतलब हमको रफ नहीं दिखाए कि क्या है, हमको कहानी भी नहीं पढ़ कर सुनाए, इसलिए हमको अंधेरे में रखे रहे, तो ये मेरे लिए एक घातक और अन्याय हुआ है। ये बताइए, जैसे जो आपको एग्रीमेंट कराया गया होगा तो उसमें आपको कुछ पेमेंट तो किया गया होगा? हाँ, उसमें बात थी, वो पैसे का यहाँ प्रश्न नहीं है। पैसा अभी क्या उनको देना है, क्या लेना है, ये तो सवाल अलग है। जब मैं एग्रीमेंट की कॉपी मांगा हूँ कि आपने फिल्म बना लिया है, तो हमारी एग्रीमेंट की कॉपी दीजिए। हमारे विषय में टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक परवीन जी वो किताब लिख रहे थे, उनको भी मना कर दिए। कई लोग मतलब इस कहानी को खरीदना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे कि हम आप पर बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, किताब बनाएंगे, सीरियल बनाएंगे, लेकिन सारे लोगों को इन्होंने मना कर दिया। और जब किसी तरह से मांगा गया है तो ये अब जाकर पोल खुला कि मेरे सारे अधिकार को उन्होंने हड़प लिया है, एक बधुआ मजदूर बना लिया है, मतलब समझ जाइए मुझको गिरवी रख लिया वो। तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? कोर्ट जाएंगे आप कैसे? हाँ बिल्कुल, मैं कोर्ट जाऊंगा और उसके अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा। कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। तो आपको कितना आर्थिक नुकसान हुआ इस घटनाक्रम से? अब देखिए, एक तो मेरा जो सामाजिक तौर से नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान मतलब 18 बरस में कई लोग फिल्म बनाने आए, डॉक्यूमेंट्री बनाने आए, किताब लिखने आए, सभी को मना करते रहे। तो अब समझ जाइए कि मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है। मैं इसकी क्या बताऊं, मेरी कीमत तो चली गई और कीमत के साथ साथ मेरे सारे पूरे पिछले इतिहास को उन्होंने ले लिया ना। मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा, वो मेरी कहानी को बेचते रहेंगे, लाभ लेते रहेंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं? फिल्म जो आपके नाम पे हो रही वो कागज है, वो रिलीज हो या ना हो? नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि फिल्म रोक दिया जाए, रिलीज ना हो, और जब तक मेरा निर्णय न हो जाए। तो कोर्ट में आप जाएंगे, इसमें दरखास्त करेंगे? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय तक हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, तैयारी हमारे वकील साहब कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सामाजिक न्याय आंदोलन के प्रणेता स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की 91वीं जयंती पर इस समारोह का आयोजन उनके हरबंसपुर क्षेत्र स्थित आवास पर किया गया। समारोह के दौरान पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू सहित स्वर्गीय यादव के तमाम अनुयायियों ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके व्यक्तित्व व योगदान को नमन किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के संघर्षों के महानायक के रूप में वे सभी के द्वारा याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देकर उन्होंने भारतीय राजनीति व समाज को एक नया जीवन और मोड़ प्रदान किया। स्वर्गीय यादव के भतीजे व सामाजिक न्याय एवं बाल भवन केंद्र के निदेशक रामजन्म यादव ने कहा कि स्वर्गीय यादव ने अपना पूरा जीवन वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को लेकर जिया। सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने वंचितों शोषितों के हक की लड़ाई लड़ी, उनके लिए संघर्ष किया। मानवता के हित में देश से लेकर विदेश तक कई आंदोलनों का नेतृत्व उनके द्वारा किया गया। आपकी 91वीं जयंती इनके आवास पर मनाई जा रही है। इसमें जो सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं, वो जो इनके अनुयायी रहे हैं, जो साहब की ज़िंदगी के साथ भी थे, आज ज़िंदगी के बाद भी हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी एक अनुयायी के रूप में इन लोगों ने और एक सच्चे सिपाही के रूप में, सामाजिक न्याय के सच्चे सिपाही के रूप में अपनी ज़िंदगी लगा दी। वो सारे लोग आज साहब की जयंती पर जुटे हुए हैं और उसी का एक यहाँ पर उनके आवास पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सामाजिक उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है
उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के महान लक्ष्य को सामने रखकर और सामाजिक न्याय को आज़ादी की दूसरी लड़ाई बनाकर देश और दुनिया में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, किसानों, बेरोजगार नौजवान छात्रों, महिलाओं तथा समाज के दबे हुए कुचले हुए लोगों की बेहतर ज़िंदगी के लिए शासन प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी तथा समता मूलक समाज के लिए अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लड़ते रहे। चंद्रजीत यादव साहब अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया में वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे। सन 1978 में उन्होंने महिलाओं के आंदोलन, अमेरिका में महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए व्हाइट हाउस का घेराव कर यह साबित कर दिया था कि भारत की नज़रिया महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी नहीं है। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में फैले रंग भेद को उन्होंने मानवता के ऊपर कलंक के रूप में देखा और इसके चलते जेल में बंद नेल्सन मंडेला की रिहाई के लिए उन्होंने 20 जनमत तैयार कर डाला था। आज जिस तरह से हमारे देश में राज सत्ता पाने के लिए समाज और लोकतंत्र दोनों को कुचला जा रहा है, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य राजनीति के मूल एजेंडे से गायब है। पूरी की पूरी राजनीति लफाजी पर आधारित हो गई है। ऐसे में मूल्यों तथा सामाजिक संवैधानिक व्यवस्थाओं को स्थापित कराने के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने वाले महामानव चंद्रजीत यादव साहब बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाते थे। आजमगढ़ शहर के सिविल लाइन स्थित एक होटल में आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव संध्या राजभर एवं जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो काम किए हैं उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, महिला सुरक्षा, बिजली या पानी। आम आदमी की बुनियादी जरूरतों के मामले में यही वजह है कि दिल्ली वाले हर बार अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री चुनते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में 2022 की विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, भाजपा के नेता उन पर टूट पड़े हैं। वह दिल्ली गवर्नेंस मॉडल और यूपी गवर्नेंस मॉडल की तुलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी संगठन को बढ़ता देख और सरकारी स्कूलों की पोल खुलती देख आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में सरकारी स्कूलों की हालत देखते हुए कायाकल्प की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल को कायाकल्प योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि एक सरकार दूसरी सरकार से सीखकर जनता के लिए कुछ बेहतर करती है, तो हमें अपने गवर्नेंस मॉडल पर गर्व है। लेकिन अगर योगी जी की ये योजना जुमला साबित हुई तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जाने वाली है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करके आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी। इस मौके पर नगर अध्यक्ष राजेश सिंह, जिला सचिव इसरार अहमद, अनु राय, गौरव यादव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के संगठन को बढ़ते हुए और सरकारी स्कूलों की पोल खुलने के डर से आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी साल में सरकारी स्कूलों को कायाकल्प योजना से जोड़ने का काम करने जा रही है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दोनों रहेंगे। अच्छी बात है कि अगर किसी प्रदेश की सरकार के काम को देखते हुए अगर दूसरे प्रदेश की सरकार उसकी नकल करती है और जनहित के लिए बेहतर वो काम है तो बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए हम योगी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने दिल्ली मॉडल की नकल करते हुए उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इसके लिए बहुत अच्छी बात है ये। धन्यवाद। पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी महाप्रधानी और प्रधान पद के जो चुनाव हैं, इस पूरे चुनाव में पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी और हर सीटों पे अपने प्रत्याशी को अपने सिंबल से चुनाव लड़ाएगी। उसके लिए हम लोग गांव-गांव तक बैठ के कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा करेंगे। वो अगले 15 दिन के बाद से ही शुरू हो जाएगा कि हर गांव में हम जाएंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, हर चट्टी चौराहों पे सभाएं करेंगे और आम आदमी को जागरूक करेंगे। दिल्ली मॉडल के कामों को उनके बीच बताएंगे उनको कि दिल्ली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी और महिला सुरक्षा के क्षेत्रों में किस तरीके का काम कर रही है। अगर जनता ने हमको सहयोग दिया तो हम उत्तर प्रदेश में वो सारी चीज़ें लाएंगे। विधानसभा में क्या रहेगा आपका? विधानसभा में भी हम शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और जनता को दिल्ली सरकार ने जो काम किया है उसको बताएंगे और जनता से अपेक्षा करेंगे कि
कि अगर वो उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहती है, स्वास्थ्य में परिवर्तन लाना चाहती है, तो वो आम आदमी पार्टी को वोट दे, ताकि हम उत्तर प्रदेश में भी उस तरीके का परिवर्तन कर सकें। हमने हमारे संगठन में हर सभी विधानसभा का संगठन तैयार हो गया है, ब्लॉकों का संगठन तैयार हो गया है। अब ब्लॉक के संगठन के बाद हमारा न्याय पंचायत स्तर का संगठन बाकी है, उसको हम अगले 1 हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्या टारगेट दिया गया, जैसे अब प्रभारियों को जो बूथ लेवल के होते हैं और उसको कितने लोगों को सदस्य बनाना है, मतदाताओं को कैसे कैसे क्या रहेगा? तो उसमें बूथ लेवल पे जिस गांव में जितने बूथ हैं उसकी संख्या से दुगने, मतलब अगर 5 बूथ हैं तो कम से कम 10 लोग हर गांव में हमारे बूथ, उसमें एक आदमी को बूथ प्रभारी बनाया जाएगा। हर बूथ का एक प्रभारी होगा और उस गांव का भी एक प्रभारी होगा, सारे बूथों का मिला के। इस आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही ये कंप्लीट कर लेंगे, पंचायत चुनाव के पहले। अच्छा, एक सवाल। आजमगढ़ के फूलपुर व पवई थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में शातिर गोकश घायल हो गया। घायल शातिर बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार रात्रि में चेकिंग के दौरान फूलपुर थाने के अंबारी चौराहे के पास पुलिस मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में गोली लगी और बाकी एक फरार हो गया। घायल गोकश ने अपना नाम लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू हाजी निवासी मुदियार थाना फूलपुर बताया, जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इसके ऊपर पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। कि रात में देर रात्रि में जब पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो उस चेकिंग के दौरान अंबारी चौराहे पर थाना फूलपुर और थाना पवई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गोकश बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसका नाम हाजी लल्लू बताया गया है, इसकी उर्फियत लाल मोहम्मद भी है और इसका दूसरा साथी जो कि मोटरसाइकिल पर था वो फरार हो गया है। यह एक शातिर गोकश है और पूर्व में गैंगस्टर एक्ट में भी वांटेड रह चुका है और इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। न्यू ईयर 2021, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 के शुभ अवसर पर मैं आजमगढ़ जनपद के हर सभी नागरिकों को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला दिन ये आजमगढ़ के हर नागरिक के लिए उल्लास का दिन हो, खुशियों का दिन हो, यही मेरी कामना है। नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, धारा 370 हटाया, कोरोना महामारी पर बहुत बड़ा काम किया जिससे हम लोग कोरोना महामारी में बचे रहे, तथा राम मंदिर का निर्माण जो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मंदिर के शिलान्यास की नींव रखी है। नववर्ष में भगवान राम के आशीर्वाद से हम कोरोना को भी भगाएंगे और हम नए भविष्य के तरफ अग्रसर होंगे। यही शुभकामनाएं देते हुए 2021 को भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त नेताओं को तथा पूरे जनपदवासियों को हमारे तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। 2020 का साल जो पैंडेमिक का दौर था, जो बहुत ही ख़राब गुजरा है पूरी दुनिया के लिए और उसी में हमारे हिंदुस्तान में भी तमाम ऐसे कोविड-19 के लोग जो शिकार हुए, उनके प्रति सबसे पहले मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो 2021 का साल है, ये लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली और प्रगति का नया पैगाम लेकर के आएगा। और इसी कड़ी में हमारे पत्रकार मित्र, सम्मानित पत्रकार मीडिया के साथी, उनके भी परिवार में कुशल मंगल के लिए मैं कामना करता हूं। समस्त जो हमारे शहर के निवासी हैं, जनपद के निवासी हैं, इनके लिए भी यश, कीर्ति, गौरव और ढेर सारे
शुभकामनाओं का संदेश इस वर्ष 2021 के लिए अमन के पैगाम के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी नगरवासियों को अपने तरफ पूरे नगर मंडल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाला नव वर्ष हम सब लोगों के जीवन में खुशहाली लाए, क्योंकि बीता हुआ जो साल था वो सभी लोगों के लिए बड़ा ही कष्टदायी और दुखदायी था। उसी प्रकार आने वाला साल हम लोगों के लिए, आप सभी के लिए अधिक से अधिक खुशहाली लाए। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। मैं पुनः आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी जनपद वासियों को और आप सभी देशवासियों को, आप सभी प्रदेशवासियों को 2021 नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रभु से और ऊपर वाले से यही मनोकामना करूंगा कि हम सबका 2021 नव वर्ष बहुत ही मंगलमय बीते और हम सब जो लक्ष्य लेके चलें 2021 में वो सबके पूरे हों सपने। हमारी संस्था काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, यहाँ पे लोगों के लिए अनेक अपॉर्चुनिटी हैं, अनेक अवसर हैं। यहाँ पे हमारे नवयुवक, युवा वर्ग और एक जो आज के डेट में अपने घरों पे बैठे हैं, हमारे यहाँ रोजगार का बहुत ही बढ़िया अवसर है, जिसे लोग यहाँ पे आके संस्था के साथ जुड़ के एक अपने भविष्य को और बड़ा बना सकते हैं। एबीसी परिवार की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 में कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से हम लोग सभी जनपदवासी या पूरा देश बहुत पीड़ित रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि 2021 हम सभी जनपदवासियों को अच्छी तरह से बीते। यह नया वर्ष सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। मैं पुनः एक बार एबीसी परिवार की तरफ से सभी जनपदवासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। अपनी पंचायत राज सेवा परिषद की तरफ से, सहायक विकास अधिकारी संघ पंचायत की तरफ से, सफाई कर्मी संघ की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो 2020 का काल जो कोरोना के कारण जो है पूरी जनता के लिए, पूरे कर्मचारियों के लिए एक संक्रमण का काल गुजरा है, यह आने वाले दिनों में समाप्त हो और अपने जनपद की, प्रदेश की जनता सुखमय जीवन व्यतीत करे। मैं ईश्वर से ही इस नववर्ष के शुभ अवसर पर कामना करता हूँ। नववर्ष के शुभ अवसर पर वुडन टच परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बीते वर्ष कोरोना जैसी बीमारी से हम सभी को स्वस्थ एवं मुक्त करें। वर्ष 2021 का आरंभ हम सभी के जीवन में नई खुशियां एवं उत्साह का संचार करे। नव वर्ष 2021 की सभी जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आजमगढ़ की तरफ से सभी जनपदवासियों एवं सभी अग्रवाल बंधुओं एवं समस्त समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यगण को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला 2021 उन सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। सब लोग खूब तरक्की करें, खुशियां उनके परिवार में मिले। नव वर्ष के शुभ अवसर पर ग्रामवासियों को, जनपदवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी नया साल सभी के जीवन में सारे खुशियां लाए। पुनः जनपदवासियों को, नगरवासियों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध।
लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।